देखिए मित्र, हम सब लोग किसान हैं और किसान को कहा गया है कि अन्नदाता किसान पूरी दुनिया को खिलाता है। लेकिन आज किसान जो है ना, सबसे दुखी व्यक्ति है किसान। क्यों? क्योंकि जो आप खेती करते हो, अभी दादा से बात हो रही थी कि साहब हम कर्जे ही नहीं चुका पाते, डीजल वाले को, ट्रैक्टर वाले को, फर्टिलाइज़र वाले को, पेस्टिसाइड वाले को। तो मैं क्या कहता हूँ, खेती में कोई भी निवेश, जैसे आप बीज लेते हो, खाद लेते हो, उर्वरक लेते हो, पेस्टिसाइड लेते हो, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमको बहुत सारे निवेश लेने ही नहीं पड़ेंगे। जैसे अभी आप फर्टिलाइज़र डालते हो, इसलिए डालते हो कि कोई भी फसल, जैसे हम मूंगफली के खेत में खड़े हैं, इसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट आप डालते हो, क्योंकि ये बढ़ेगी कैसे? एनपीके डालते हो, इसकी ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए आप फर्टिलाइज़र डालते हो। फिर इसमें बीमारी लगती है तो उसके लिए आप फंजीसाइड डालते हो। इसमें खरपतवार उगते हैं, उसके लिए आप फिर बीडीसाइड डालते हो। और कभी कभी कीड़ा लगता है वाइट ग्रब, तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड डालते हो। बैल हमने बेच दिए, ट्रैक्टर से खेती कराने लगे तो उस ट्रैक्टर वाले को देना है। मैं आपको कहता हूं कि परिस्थितियां जो भी हों, आज हम इतना केवल समझ लें कि धरती में जैसे जीवांश बढ़ेगा, तो एक मैं कहता हूं जीवांश कलश है। धरती क्या, जीवांश का कलश है। यहाँ जितना जीवांश आप बढ़ा दोगे, आपके घर में उतने ही खाद्यान्न का कलश बढ़ जाएगा। तो खेती हम ज़मीन में करते हैं और ज़मीन को हम बहुत सालों से इग्नोर करते हैं। जैसे खरीफ आया, किराए का ट्रैक्टर लिया, जुताया और मूंगफली को बीजा लाए और छिनक दो, ठीक है ना। फिर रबी आई तो पिसिया बोना, आपको गेहूँ बोना है, तो 2-3 जुताइयाँ करवाई और पिसिया का नया बीज गेहूँ का खरीद के लाए 4,000 रुपये कुंटल का और बो दिया। ऐसे में आपको उर्वरक देने पड़ेंगे, क्योंकि खेती आप कुछ भी करो, जैसे कोई भी फसल बोना, तो बोएंगे तो बीज तो हम ज़मीन में डालेंगे, और ज़मीन में ह्यूमस की कमी हो गई है। तो ह्यूमस की कमी की वजह से, या जीवांश की कमी की वजह से, या यूँ मानो कार्बन की कमी की वजह से धरती में जान नहीं बची। 1% ह्यूमस यहाँ होना चाहिए, और अब ह्यूमस बचा यहाँ पर 0.3%, यानी कि 70% कम हो गया। तो ये जब ज़मीन हमारी कमज़ोर होती है तो किसान को नाना प्रकार की लागत लगानी पड़ती है। और अगर हमारी ज़मीन ये मजबूत हो जाए, धरती माँ संपन्न हो जाए, उसमें जीवांश बढ़ जाए, ह्यूमस बढ़ जाए, तो आप देखना कि तब आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा। और जब ज़मीन में जीवांश बहुत होता है, जीवांश में मतलब होता है जिंदा जीव, कार्बनिक पदार्थ और मरे हुए जीव। तो जो जीव नष्ट हो जाता है, मर जाता है, उसी को फसल लेती है। फसलों का भोजन क्या है? मरे हुए जीवों का अंश। जीव लोग, हम लोग सारे जीव हैं, हम भी जीव हैं, गाय भैंस घोड़ा गधा लोमड़ी सब जीव हैं। तो हम लोग क्या खाते हैं? इन्हीं वनस्पतियों को खाते हैं। और ये वनस्पतियाँ क्या खाती हैं? हमको खाती हैं। जो जीव वनस्पतियों को खाता है, उन्हीं जीवों को ये वनस्पतियाँ खाती हैं। कब? जब वो मर जाते हैं नेचुरली। ये किसी का शिकार नहीं करती, हम इसका शिकार करते हैं। अभी मूंगफली उखाड़ेंगे ना, मूली काटेंगे, टमाटर उखाड़ेंगे, मतलब हम लोग जितनी भी वनस्पतियाँ उनको निचोड़ के, तोड़ के, काट करके खाते हैं। लेकिन ये वनस्पतियाँ बेचारी हमारा शिकार नहीं करती, किसी का जीव, किसी केंचुए तक का शिकार नहीं करती। ये क्या इंतज़ार करती हैं कि जब ये मरेगा, मिट्टी में मिलेगा, तब हम इसको खा लेंगे। तो खेती में क्या करना, जैसे आपके सामने मूंगफली की फसल है, आप लोगों ने कुछ रसायन डाले, आप लोगों ने खरपतवार मारने की दवा भी डाली। आपके सामने मूंगफली का खेत है, इसमें खरपतवार दिख रहे हैं आपको डरा दिया गया कि खरपतवार होंगे तो फसल कमज़ोर होगी। ये खरपतवार सहजीविता में काम करते हैं, ये इस फसल का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे। अब मूंगफली को तो नीचे लगना है ना, मूंगफली को नीचे लगना है।
और ऊपर जो पत्तियां हैं सूरज की रोशनी से इनको फोटोसिंथेसिस करने की पूरी आज़ादी है। और ये खरपतवार जो हैं ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब दोनों भोजन बना रहे हैं और नीचे नीचे आपस में बात कर रहे हैं। ऊपर के मूंगफली की फसल, बगल में जो खरपतवार का खड़ा हुआ है वो आपस में बात करते हैं और नीचे की जड़ें भी बात करती हैं। जैसे हम लोग अकेले नहीं रह सकते। एक आदमी को अगर एक कमरे में बंद कर दो और उसको खूब अच्छा खाना दो, उसकी मर्जी का खाना दो, लेकिन उसको बात करने की इजाज़त किसी से, तो क्या होगा? खूब अच्छा पानी, खूब अच्छा खाना, उसकी मर्जी का खाना, उसके बावजूद भी महीने भर में वो मर जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या गलती करते हैं कि केवल मूंगफली की फसल बोई और सब कुछ साफ। जैसे आप देखो ये बागवानी है, आजकल के वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि ये बगीचे को साफ रखो, यानी 2 अमरूद के पेड़ों के बीच में बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिट्टी दिखनी चाहिए। और हम क्या कहते हैं कि मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए। जब किसान को कोई भी फसल बोएगा उसमें मिट्टी दिखेगी तो ये समझ लीजिए नुकसानदायक है। मिट्टी हमको दिखे ही ना, बिल्कुल कोई भी ज़मीन का 1 इंच हिस्सा भी ना दिखे, क्योंकि सूरज की रोशनी सबके लिए, अगर बीच में मान लो ऐसे मूंगफली होती 2 लाइनें और बीच में साफ होता 2 फुट की जगह, तो सूरज की रोशनी का क्या, वो बेकार जा रही है। अगर पूरे खेत में पूरी फसलें छाई हुई हैं, चाहे मूंगफली हो चाहे कोई भी फसल हो, और बीच में खरपतवार भी है, तो क्या दिक्कत है? अब लोग आपको बताते हैं अरे खरपतवार जो है वो पानी ले लेगा, वो खाद ले लेगा, वो सूरज की रोशनी ले लेगा। अरे भैया, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि आपकी फसल भी ले लेगी, खरपतवार भी ले लेगा, तो क्या दिक्कत है? ये खरपतवार को मारने का जो मेरा मन में इरादा है ना, यही हमारे दुखों का कारण है। अब हम मूंगफली काटेंगे। अब जैसे मूंगफली उखाड़ी जाएगी तो मूंगफली तो निकाली जाएगी, मूंगफली का ये लौंजरा और खरपतवार सब यहीं पड़े रहेंगे, यही धरती को मजबूत करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी फसलों के अवशेष हैं, देखिए फसलें मैं खाता हूँ और फसलों के अवशेष पशु खाते हैं, ध्यान रखना। हम खाएंगे दाना, अनाज, फल, सब्जी, लेकिन उसका जो अवशेष है उसको किसको खाना चाहिए? पशु को। अब जैसे पशु किसी के पास नहीं है तो ये उखाड़ता है, खलिहान में ले जाता है, इसको आग लगा देता है। ये धरती का भोजन था। ये जो घास फूस कूड़ा करकट है ना सब, इसको कौन खाएगा? धरती नहीं खाएगी। धरती में रहने वाले जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, वो इसको खाएंगे और वो सूक्ष्म जीव जब मरेंगे तो वो फसलों का फिर भोजन बन जाएंगे। ये कि साइकिल है। तो मैं क्या कहता हूँ, अपनी ज़मीन में ह्यूमस को बढ़ाने की बात सोचना शुरू करिए। अगर आप जैसे किसी किसान के पास 50,000 का कर्जा है, किसी के पास 1 लाख को कर्जा है केसीसी को, और वो चुक नहीं रहो और ये इंतज़ार में बैठे कि अगला इलेक्शन आए तो कोई सरकार शायद घोषणा कर दे कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, तो जिस राजनेता ने कहा कि मैं कर्जा माफ़ करूंगा, उसी को वोट गिर गया और फिर उसने कर्जा माफ़ कर दिया। तो ये सिलसिला हम ये कहते हैं, हमको किसी से खैरात नहीं मांगनी। हमको देने वाला कौन है? सदियों से ये धरती माता हमको देती आई है। तो हमको केवल धरती माता की पूजा करनी है। और पूजा कैसे करनी है? 3 काम करने बस आपको। बरसात का पानी खेत से बाहर न जाने पाए। कई किसान यहाँ क्या करते हैं बुंदेलखंड में कि बाबूजी हम तो उर्दा बोएंगे और आप कह रहे हो मेड़ बना लो, तो 4 बिसुआ पानी भर जाएगा तो वहाँ मेरे उर्दा सड़ई जाएंगे। मैं कहता हूँ कि जितने एरिया में पानी भर जाएगा उसको भर जाने दो, वहाँ उर्दा बोई मत, ऊपर वाला तो बचेगा। और पानी अगर ठहर गया तो जब रबी आएगी तो जहाँ पानी भर गया था वहाँ चना मटर मसूर कुछ भी बोना, वो 2 गुना ज़्यादा पैदा होगा। यानी कि यहाँ जितना नुकसान हुआ है उससे 2 गुना ज़्यादा फायदा रबी में हो जाएगा। लेकिन हम इस बात पर विचार नहीं करते। और मेड़, जैसे सरकारी मेड़ें भी बन गई ना, तो मैं भूमि संरक्षण अधिकारी रहा महोबा में, तो देखा मैंने कि अच्छी अच्छी मेड़ें बन गई। और जैसे ही बारिश हुई, हमने तो बनाई थी इसलिए, सरकार ने इसलिए बनवाई थी कि पानी रुकेगा। लेकिन किसान जैसे पानी हुआ तो अपना गया फावड़ा लेके मेड़ काट आया। क्यों? हमने कहा क्यों काटा? बोले बाबूजी जहाँ मैं तिल बोने
यानी हम तिल बोएंगे, उड़दा बोएंगे, हमें अंदेशा है कि पानी भर जाएगा आधे खेत में, तो हमने मेड़ काट दी। यही मेरा जो है ना, यही हमारी अज्ञानता है। तो खेत में ह्यूमस बढ़ाने की शर्त ये है कि बरसात का पानी खेत में रुकना चाहिए। बारिश के पानी की महिमा ही कुछ अलग है, क्योंकि बारिश के पानी में देखना, इस एटमॉस्फेयर में कहते हैं 78% जो है नाइट्रोजन है हवा में। और अगर आपका पानी खेत में रुक गया तो आप भगवान कसम आपको यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूरिया जो गिरी है पानी के माध्यम से वो आपके खेत में है। लेकिन अगर पानी निकाल दिया तो यूरिया आपकी बह गई, ठीक है ना। तो खेत की मेड़ बनानी है। दूसरा, इस योजना में आपको पौधे लगाने की बात कही गई है। तो आप देखिए कि इन्होंने, डॉक्टर अशोक जी ने इस खेत में पौधे भी लगाए हैं। लाइन से ये अमरूद लगा है, उधर आम लगा है, उधर आंवला लगा है। तो खेती के साथ जो बागवानी का कॉन्सेप्ट है ना, अब देखो जैसे अमरूद खड़ा है, 1 साल का हुआ, मूंगफली हो रही है, अभी अगले साल भी मूंगफली होगी, 5 साल तक मूंगफली होती रहेगी। फिर किसान कहता है कि साहब फिर पेड़ के नीचे छाया है, तो जब इसकी कैनोपी बड़ी हो जाएगी तो आप इसके नीचे हल्दी बो लीजिए। जहाँ जहाँ छाया उसके नीचे आप हल्दी की खेती करिए, शेष में अपना पिसिया की खेती करिए, चना की खेती करिए, कोई खेती करिए। तो खेत की मेड़ पर पेड़ भी होने ज़रूरी है, खेत की मेड़ पर भी हो, और अगर अंदर आपने बगीचा लगाया तो बहुत अच्छा। तो 2 शर्तें हुई ह्यूमस बढ़ाने की। पहली, खेत की मेड़ होनी चाहिए ताकि वर्षा का पानी रुके, खेतों की मेड़ों पर पेड़ होने चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि इस खेत से जो कुछ भी निकलेगा, फसल तो आपने बोई, अगर पशु हैं, आपका भूसा पशु खा सकता है, चने का, मटर का, किसी चीज़ का, तो पशु का गोबर वापस आना चाहिए। और अगर पशुपालन बंद कर दिया है तो फसलों से जो भी हमको अनाज दाना मिल गया, मूंगफली मिल गई, उड़द चना मिल गया, तो उसका जो अवशेष है वो नियमतः खेत में ही रहना चाहिए। उसको आग नहीं लगानी चाहिए, उसको खेत के बाहर निकाल के नहीं रखना चाहिए, उसको बेचना नहीं चाहिए। आजकल कोयला डीजल महंगा हो गया, तो आपको मालूम है कि एक योजना चल रही कि साहब आप पराली है या भूसा है या ये है, आप बेच दो, बंडल बनाओ और बेच दो 80 रुपया कुंटल। ये खेत की चीज़ है, ये खेत का भोजन है। तो हम जब खेत को भोजन दे ही नहीं रहे पिछले 20 साल से, तो खेत में जीवांश कैसे बढ़ेगा। तो इस खेत में जितना कार्बनिक पदार्थ आप डाल सकते हो डालो, खेत का भी डालो, अगर बाहर कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो वो भी बटोर के ला के डालो। ये कचरा है, कचरे से ही कंचन पैदा होता है, कचरे से ही कंचन निकलता है। आज की तारीख में जैसे किसान कोई गांव में भैंस पालता है, दूध बेचता है, तो हम उससे पूछते हैं, बुंदेलखंड की सच्ची बता दो कि काय दादा काय भैंसियाँ हैं, बोले 8। बोले कितने को दूध बिकत, बोले इतेक को। हमने कहा कितना फ़ायदा हो जाता है, बाबूजी खाली दाना इतेक महंगो हो गो कि कछु बचता ही नहीं बाबूजी, जे ही मान लो गोबर बचत। तो हमने कहा गोबर का क्या किया, गोबर बाबूजी हमने 1200 रुपया ट्राली में बेच दो। तो देखिए जो बचा था उसको आपने बेच दिया। ऐसे ही जब गेहूं की खेती या कोई चने की खेती किसान करता है, हमने कहा कितने फायदा भाव, का फायदा बाबूजी, इतने को यूरिया डीएपी लग गो, इतने को दवाई लग गई, इतने को खरपतवार को लग गो, इतने जुताई को लग गो, खेती में बाबूजी कछु नहीं बचत, पर रोटी मिल जात और फिर भूसा ही बचत। हमने कहा जो भूसा बचा था वो कहाँ गया बाबूजी, वह तो हमने बार दो। तो देखना आप खेती में जो चीज़ आपको बचती है वही चीज़ आप बार देते हो या बेच देते हो या फेंक देते हो। जो चीज़ें मैं जला देता हूँ, फेंक देता हूँ, बेच देता हूँ, अगर वो चीज़ें फेंकना बंद करूँ, जलाना बंद करूँ, बेचना बंद करूँ, तो इस धरती माता में जीवांश कार्बन बढ़ जाएगा। सीधी सीधी बात है, हम माँ से सदियों से लेते आए, माँ को देना भी तो चाहिए कुछ। माँ क्या मांगती है आपसे, माँ ये धरती माता केवल मांगती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, आध्यात्मिक माँ हूँ, और तुम मेरी भी समझ जरा मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो इसको क्या चाहिए, यूरिया नहीं चाहिए। ये कई बार कह चुकी मुझे ना यूरिया चाहिए, ना डीएपी चाहिए, ना फंजीसाइड चाहिए, ना बीडीसाइड चाहिए, मुझे केवल चाहिए तो तुम्हारी समझ की जरूरत, तुम्हारी समझ चाहिए। आप समझदार हो जाओ बस मैं खुश हो जाऊंगी। तो हमें समझदार बनना है। मैं खेती में कहता हूँ, खेती में केवल एक निवेश लगाना है, अपना कॉमन सेंस। अगर आप अपना कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो इस बाजार में तो सब क्या, बाजार का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ठगने का काम।
तो जो कॉमन सेंस लगा रहे हैं बाजार के लोग, वो आपको ठग ले रहे हैं और आप उनको नहीं ठग पा रहे हो। तो जैसे मैं कहता हूं कि किसान अभी देखना यूरिया, डीएपी, पोटास, इंसेक्टिसाइड, बीजीसाइड, फंडीसाइड, डीजल, बोरिंग, पंप सेट सब खरीदने जाता है बाजार, और फिर जब आपकी उपज आती है तो वो भी आप ट्रैक्टर ट्राली में भर करके बेचने जाते हो। तो आपको कोई शर्त नहीं है, आपका सामान जब मंडी पहुंच ही चुके हो 20 कुंटल मूंगफली ले करके, तो वहाँ 4000 का रेट है, 4000 बेच के आनी पड़ेगी। मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर देश का किसान बाजार जाना बंद कर देना, ना हम यूरिया, डीएपी, पोटास कुछ भी लेने नहीं जाएंगे। हम तो इसी माँ की पूजा करेंगे, इसी प्रकृति की पूजा करेंगे और इसी से मांगेंगे। जो श्रम करना हो इसी के साथ करेंगे। यही मेरा माई बाप है। और जब हमने धरती माता को माई बाप मानना बंद करके और वैज्ञानिकों को, उद्योगपतियों को और व्यवसायियों को माई बाप मानना शुरू कर दिया, तो ठीक है, उन्होंने क्या किया आपके साथ? क्या किया? जो आज आप देख रहे हो, 5 एकड़ का किसान दिन रात मेहनत करेगा, मूंगफली बोएगा, पिसिया बोएगा, सब कुछ बोएगा, लेकिन उसके पास 1,10,000 को बैंक को कर्जा चढ़ो। तो उन्नत खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। एक जमाने में खेती उन्नत थी, सबसे उन्नत व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था। तब आपके घरों में सोना चांदी हुआ करता था। आप सोना चांदी तो बिक ही गया, दूसरा आप कर्जा में डूब गए। तो मैं क्या कहता हूँ, एक केवल इस प्रशिक्षण के माध्यम से 3 चीज़ें आपको क्लासरूम में सीखनी है कि हम पेड़ लगाएंगे, चूँकि वनस्पतियाँ ही पार्वती, माँ पार्वती अगर कोई है तो ये वनस्पतियाँ ही हैं। तो हम खेतों की मेड़ों पर अच्छे पेड़ लगाएंगे। कौन से? पक्षियों के लिए। ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला, इसमें अगर लाभदायक जीवाणु जमीन में आ गए तो रोग नहीं लगेगा, लेकिन कीड़ा तो लगेगा। कीड़ा तो हवा से आएगा। तो कीड़े को कौन खाता है? चिड़ियाँ। अगर आपके खेत में पीपल का, महुआ का, बरगद का, नीम का, जामुन का कई पेड़ ऐसे हैं और कहीं छोटा सा जलाशय है, छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी रहता हो 365 दिन, तो क्या पक्षियों का ठिकाना वहाँ बन जाएगा। और जब पक्षी होंगे, आप चना, मटर, मसूर कुछ भी बोले ना, एक भी इल्ली नहीं लगेगी, कुछ भी लगना ही नहीं। क्यों? चिड़ियाँ खा जाएंगी उसको। तो हमने प्रकृति की व्यवस्था को जाने अनजाने खराब कर दिया, और प्रकृति की व्यवस्था के खराब होने के कारण हमको ये दुख का समय देखना पड़ रहा है। तो दुखों से मुक्ति का उपाय है कि हम प्रकृति, धरती माँ, वन वनस्पतियों, जीव जंतुओं की पूजा करें, सेवा करें, उनको मारने का हरगिज प्रयास ना करें। क्योंकि किसान के बारे में वेद में लिखा गया है, धरती के इंसान को, कि तुम एक ही बात करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे माँ, हम चाहते हैं कि धरती पर जितने भी जीव हैं सब सुखी एवं निरोगी रहें। लेकिन पढ़े लिखे लोग कहते हैं तुम्हारा इल्ली नुकसान कर देगी, तुम्हारा ये बीमारी ये कर देगी, खरपतवार ये खा जाएगा, और तुम डर गए। और शोले फिल्म में कहते हैं जो डर गया। नमस्कार।